Bismillahirrahmanirrahim. In this video we will discuss the next topic of the renal system is the clearance. अब क्लियरेंस क्या होती है, इससे पता चल रहा है कि जो भी आपका वॉल्यूम ऑफ द ब्लड होगा ना, उसको क्लियर्ड ऑफ अ सब्सटेंस पर यूनिट टाइम, जो भी सब्सटेंस है उसको ब्लड में से क्लियर करने को हम क्लियरेंस बोलते हैं। ठीक है, इसका फार्मूला जो होता है वो यूरिन की कंसनट्रेशन ओवर द प्लाज्मा कंसनट्रेशन मल्टीप्लाई बाय द यूरिन फ्लो। तो यूरिन की कंसनट्रेशन आपको पता है मिलीग्राम पर एमएल में लेते हैं, प्लाज्मा की भी, मतलब आप ये याद रखो कि ऊपर आएगी यूरिन की कंसनट्रेशन, ठीक है, और नीचे आएगी प्लाज्मा की कंसनट्रेशन और यूरिन फ्लो आएगा। अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या होती है कि जो हाफ लाइफ होती है ना, वो डिपेंड कर रही होती है किस पे, रीनल क्लियरेंस पे। और क्लियरेंस किस पे डिपेंड करती है? क्लियरेंस डिपेंड करती है कि जो रीनल है उसका प्लाज्मा फ्लो क्या है। ठीक है, अब इसके डिफरेंट फार्मूलाज होते हैं, अभी हम इसको देखेंगे। सबसे पहले आपको प्लाज्मा फ्लो का पता होना चाहिए कि इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। अब देखो, रीनल प्लाज्मा फ्लो वो वॉल्यूम ऑफ द ब्लड जो कि किडनी में फ्लो कर रहा है, किडनी से फ्लो कर रहा है पर यूनिट टाइम में। ठीक है, और इसका जो रिलेशन और यूनिट होता है वो ml पर मिनट होता है। अब इसके फार्मूलाज को आप ऐसे याद रखो कि जो क्लियरेंस होती है उसका डायरेक्ट रिलेशन होता है किसके साथ? GFR के साथ, और डायरेक्ट रिलेशन होता है ट्यूबुलर सेक्रेशन के साथ। अब देखो, जो ट्यूब्यूल्स होती है ना, उसके अंदर कुछ ना कुछ आयंस भी सिक्रीट होती हैं जिसे हम ट्यूबुलर सेक्रेशंस कहते हैं, और इसमें से कुछ आयंस जो हैं वो एब्जॉर्ब भी होते हैं। तो इसका इन्वर्स रिलेशन हो जाएगा क्योंकि वो केमिकल तो वहाँ से एब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो GFR सिक्रीशन, इन दोनों का डायरेक्ट रिलेशन और रीअब्सॉर्प्शन का जो है वो इन्वर्स रिलेशन होगा। अब देखो, अब नाउ वी विल डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ द GFR। व्हाट इज़ द GFR? बेसिकली द रेट ऑफ द फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड इन द ग्लोमेरुलाई। इसका यूनिट क्या होता है? ml पर मिनट होता है। ठीक है, GFR का डायरेक्ट रिलेशन होता है किसके साथ? रीनल फंक्शन के साथ। ओके, अगर फॉर एग्जांपल अगर एक पेशेंट है उसको AKI है या CKD है, तो क्या होगा कि GFR जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा और क्लियरेंस कम हो जाएगी। अब GFR और रीनल प्लाज्मा फ्लो को कैसे मेजर करते हैं? जो बेसिकली रीनल प्लाज्मा फ्लो है, इसका डायरेक्ट रिलेशन होता है विद द क्लियरेंस ऑफ द पैरा अमाइनो हाइपोरिक एसिड। अब अगर आपसे पूछा जाए ना कि अगर आपने रीनल प्लाज्मा फ्लो को मेजर करना है तो उसके लिए मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट क्या होगा? तो मैंने आपको बताया कि क्लियरेंस जो है वो डिपेंड करिए किस पे? रीनल प्लाज्मा फ्लो पे। अब जो पैरा अमाइनो होता है ना, ये हिपोरिक एसिड, इसकी क्या होता है? इसमें फिल्ट्रेशन होगी, थोड़ी बहुत सिक्रेशन होती है, लेकिन ये एब्जॉर्ब नहीं होता बॉडी में। ठीक है, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी। तो विद अ सिंगल पास पैरा अमाइनो हिपोरिक एसिड कम्प्लीटली क्लियर। अगर ये एक दफ़ा किडनी से पास करेगा तो ये पूरे का पूरा क्लियर हो जाता है बाय द फिल्ट्रेशन और द ट्यूबुलर सेक्रेशन। अब अगर आपने इस फॉर्मूला को देखो, GFR अगर उसमें कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है तो इसका मतलब है ट्यूबुलर सेक्रेशन है, तो वो पॉजिटिव साइन आ जाएगा। अगर रीअब्जॉर्ब हो रहा है तो उसमें से निकाल दो, वो नेगेटिव साइन हो जाता है। ठीक है, अब इसमें फिल्ट्रेशन बढ़ता है। अब इनोलिन की अगर पैरा अमाइनो हिपोरिक में मैंने आपको बताया कि वो उसकी रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी, लेकिन इनोलिन के बारे में आपने याद रखना है कि उसमें ट्यूबुलर की सेक्रेशन नहीं होती, लेकिन ना ही ट्यूबुलर की सेक्रेशन होती है ना ही एब्जॉर्प्शन होती है, बस उसमें वो जो क्लियरेंस होगी। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए कि जो मोस्ट एक्यूरेट और बेस्ट मेथड है फॉर द मेजरमेंट ऑफ द GFR इज़ द इनोलिन क्लियर, इनोलिन क्लियरेंस रेट होती है। अगर तो पूछा जाएगा मोस्ट एक्यूरेट और बेस्ट मेथड जो है GFR को मेजर करने का, वो इनोलिन होती है, क्योंकि उसकी ना तो ट्यूबुलर सेक्रेशन है ना ही रीअब्जॉर्प्शन है, जो आप डालोगे वही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, रेट। अब क्रेटिनिन का रोल क्या होता है? ये क्या करता है? ये फिल्टर भी करता है, सेक्रेशन भी करता है, और उसमें नॉन रीअब्जॉर्प्शन है। अब जैसे मैंने आपको बताया था ना पैरा अमाइनो हिपोरिक एसिड का, इसका भी सेम टू सेम वैसे ही कि इसमें भी रीअब्जॉर्प्शन नहीं होती। अगर तो कोई आपसे पूछे कि क्लिनिकल मेथड जो है, बेस्ट क्लिनिकल मेथड फॉर द GFR एंड द रीनल प्लाज्मा फ्लो असेसमेंट, तो उसमें क्रेटिनिन आ जाएगी। अब CKD का अगर पेशेंट है उसमें आपने रीनल फंक्शन असेसमेंट करनी है तो उसमें सीरम क्रेटिनिन ही करना पड़ेगा। अब इसमें क्लियरेंस मैंने आपको बताया कि GFR है और ट्यूबुलर की सेक्रेशन है और रीअब्जॉर्प्शन जो है वो कम होगी। अब इसमें देखो, डिफरेंट सब्सटेंसेस की क्लियरेंस जो है वो डिफरेंट होगी। तो सबसे पहले हमने क्या देखा था? पैरा अमाइनो हिपोरिक एसिड और क्रेटिनिन, बात तो एक ही है। ठीक है, क्रेटिनिन का भी वही काम है, लेकिन जो है पैरा अमाइनो हिपोरिक एसिड पहले आता है, फिर क्रेटिनिन आएगा, उसके बाद इनोलिन आती है, फिर फॉस्फेट, फिर पोटाशियम, क्लोरीन और सोडियम, फॉस्फेट, पोटाशियम, क्लोरीन और सोडियम, और फिर आता है ग्लूकोज अमाइनो एसिड, नेक्स्ट है बाइकार्ब। अब इसमें देखो, मैंने आपको बताया कि GFR सेक्रेशन है और रीअब्जॉर्प्शन है। अगर क्लियरेंस किसी की ज़्यादा है, इसका मतलब है कि उसमें सेक्रेशन भी ट्यूब्यूल्स में ज़्यादा हो रही थी ना, जिसकी वजह से क्लियरेंस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू GFR। और अगर कम है, इसका मतलब है कि रीअब्जॉर्ब हो गया है वो केमिकल। अगर दोनों इक्वल है, इसका मतलब है ना तो रीअब्जॉर्प्शन हुई है और ना ही सेक्रेशन है। ओके, सो नाउ विल डिस्कस द क्लियरेंस, हाउ इफेक्टिवली योर किडनी आर क्लीनिंग योर ब्लड ऑफ द सब्सटेंस और रिमूवल ऑफ द बॉडी। अगर बॉडी से कोई भी चीज़ रिमूव हो रही है ना, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द प्लाज्मा क्लियर्ड ऑफ द सब्सटेंस पर यूनिट टाइम। इसमें देखो, इसका यूनिट क्या होता है? ml पर मिनट। इसमें देखो, यूरिन की कंसंट्रेशन, प्लाज्मा की कंसंट्रेशन और वॉल्यूम आ गया। ठीक है, अब इसमें क्लियरेंस रेट ऑफ द डिफरेंट सब्सटेंसेस हमने ऑलरेडी देखा कि पैरा अमाइनो हिपोरिक एसिड होता है, क्रेटिनिन है, इनोलिन है, यूरिया है, फॉस्फेट है,
पोटेशियम है, क्लोरीन है, सोडियम है, अमाइनो एसिड, ग्लूकोज और बाइकार्ब है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द रीनल प्लाज्मा फ्लो। नॉर्मल रीनल ब्लड फ्लो कितना होता है, जितनी भी कार्डिक आउटपुट होगी ना उसका 20% होता है। फॉर आपकी कार्डिक आउटपुट कितनी होती है, पर मिनट आपका 5 लीटर ब्लड होता है। अब इसमें रीनल प्लाज्मा फ्लो की मतलब 20% है तो उसका 1% हो जाएगा, 1 लीटर पर मिनट। अब इसमें देखो नॉर्मल रीनल प्लाज्मा फ्लो कितना होता है, 500 से 600 ml पर मिनट होता है। रीनल प्लाज्मा फ्लो की बात हो रही है, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है कि प्रेशर ओवर रेजिस्टेंस आ जाती है। अफेक्टेड डैट इंक्रीज और डिक्रीज द रीनल प्लाज्मा फ्लो। अब आपने ये याद रखना है कि ऐसी कौन सी चीज़ें जो कि रीनल प्लाज्मा फ्लो को इंक्रीज़ करेंगी और ऐसा क्या है जो रीनल प्लाज्मा फ्लो को डिक्रीज़ करेगा। अब देखो रीनल प्लाज्मा फ्लो को इंक्रीज़ करने वाले फैक्टर्स जो हैं वो डीनर्वेशन हो सकती है, एस इनहिबिटर्स हो सकते हैं और ARBs है, प्रोस्टाग्लैंडिन हो सकते हैं, ब्रेडिकाइनिन है और डोपामिन है, ठीक है। और जो रीनल प्लाज्मा फ्लो को डिक्रीज़ करते हैं उसमें सिंपैथेटिक है, एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर्स होते हैं और एनसेड्स है। अब देखो फॉर एग्जांपल अगर एक पेशेंट है और वो बहुत ज़्यादा एनसेड ले रहा है, लाइक द पैनाडोल आप लगा लो कि वो मतलब कोई भी पेन किलर एनसेड उसने लेना स्टार्ट कर दिया, तो क्या होगा कि उसका हम कहते हैं ना क्या गुर्दे भी ख़राब हो जाते हैं, किडनी फेल हो सकती हैं। इतने पेन किलर्स मत लिया करें एट द टाइम, अगर आपको बहुत स्वेयर पेन है दैन आपने यूज़ करें। तो इसमें क्या होगा कि सिंपैथेटिक एंजियोटेंसिन रिसेप्टर 2 है, एनसेड्स हैं, ये दोनों क्या करेंगे, बेसिकली रीनल प्लाज्मा फ्लो को डिक्रीज़ करते हैं, ठीक है। अब वो कैसे करेंगे उसका पूरा प्रॉपर मैकेनिज्म हम देखेंगे। तो एनसेड में आपने याद रखना है कि रीनल प्लाज्मा फ्लो को कम करेंगे। रीनल ब्लड फ्लो जो है इसमें वेसोकंस्ट्रिक्शन होगी तो क्या होगा कि रीनल का रेजिस्टेंस ज़्यादा, अगर कोई भी चीज़ कंस्ट्रिक्ट हो रही है जैसे वाटर पाइप अगर आप उसे कंस्ट्रिक्ट करें तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, प्लाज्मा फ्लो कम हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें अगर हम देखें सिंपैथेटिक कोलिनर्जिक ये भी कम करते हैं, ये भी हमने ऊपर देखे है ना। एंजियोटेंसिन 2 है वो क्या करता है, वो भी क्या करेगा, रीनल प्लाज्मा फ्लो को कम कर देगा, ठीक है। अब इसमें एस इनहिबिटर्स हैं वो क्या करते हैं, ARBs ये सारे रीनल ब्लड फ्लो को बढ़ाते हैं। अगर डीनर्वेशन है सिंपैथेटिक कोलिनर्जिक है, ये क्या करते हैं, वेसो डायलेशन करेंगे ना। जब वेसो डायलेशन होगी तो ऑब्वियसली वेसल डायलेट होगी, ब्लड ज़्यादा आएगा तो रीनल प्लाज्मा फ्लो इंक्रीज़ हो जाएगा। नेक्स्ट में देखो कि वेसो डायलेशन में क्या होगा कि रेजिस्टेंस कम हो जाती है ना, ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा, प्लाज्मा फ्लो भी ज़्यादा होगा। इसमें प्रोस्टाग्लैंडिन, ब्रेडिकाइनिन, डोपामिन, ANP, BNP ये सारे आ जाते हैं जो कि प्लाज्मा फ्लो को इंक्रीज़ कर देंगे। अब जो एनसेड्स होते हैं, एनसेड का क्या काम होता है, ये प्रोस्टाग्लैंडिन को कम करते हैं, ठीक है। इसकी वजह से ठीक है पेन हो रही है इसमें प्रोस्टाग्लैंडिन को कम करेंगे, वेसोकंस्ट्रिक्शन प्लाज्मा फ्लो डिक्रीज़ हो जाएगा। अब रीनल प्लाज्मा फ्लो की ऑटो रेगुलेशन क्या होती है कि जो नॉर्मल ब्लड फ्लो है वो 80 से 200 तक होता है ना। अब रीनल प्लाज्मा फ्लो जो होता है ना, अगर ब्लड प्रेशर जो है वो 80 से 200 के दरमियान है तो रीनल प्लाज्मा फ्लो कांस्टेंट रहता है। ये भी MCQ आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऑटो रेगुलेशन बाय द चेंज इन द, अब इसमें ऑटो रेगुलेशन खुद ब खुद हो रही होती है जब भी एफरेंट आर्ट्रियोल की वेस्कुलर रेजिस्टेंस की वजह से। फॉर एग्जाम्पल अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो गया, ठीक है, इसका मतलब ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो रहा है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा है, रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो प्लाज्मा फ्लो फिर भी कांस्टेंट रहेगा। ब्लड प्रेशर कम है, रीनल प्लाज्मा फ्लो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो इसमें आप कह सकते हो कि प्लाज्मा फ्लो अगर प्रेशर डिक्रीज है तो भी कांस्टेंट है और अगर रेजिस्टेंस भी कम है तो भी कांस्टेंट है। अब इसमें मायोजेनिक के अंदर ट्यूबुलर ग्लोमेरुलर फीडबैक होता है। इसमें देखो नेक्स्ट पे देखो रीनल ब्लड फ्लो में आपको बताया 25% ऑफ द कार्डिक आउटपुट होता है। सिंपैथेटिक एंजियोटेंसिन 2 वेसोकंस्ट्रिक्शन करती है रीनल आर्टरीज़ की, जैसे वेसोकंस्ट्रिक्शन हो गई रीनल ब्लड फ्लो कम हो गया, रीनल अगर वेसोडायलेशन है तो ब्लड फ्लो ज़्यादा हो गया। उसमें आपने प्रोस्टाग्लैंडिन याद रखा तो डोपामिन, ब्रेडिकाइनिन है और ANP, BNP है। अब इसमें नेक्स्ट देखो इफेक्ट ऑफ द एस इनहिबिटर ARB एनसेड का क्या इफेक्ट होता है ऑन द रीनल ब्लड फ्लो। इसमें रीनल ब्लड फ्लो की ऑटो रेगुलेशन होती है, वो कैसे होती है, जो रीनल ब्लड फ्लो है ना अगर तो BP की जितनी भी रेंज होगी ना वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है। बाय चेंज इन द ग्लोमेरुलर इफरेंट आर्ट्रियोल रेजिस्टेंस, तो उसमें क्या होगा कि फ्लो जो है वो रेजिस्टेंस रहेगा ब्लड फ्लो, ठीक है। मायोजेनिक मैकेनिज्म में क्या होता है कि ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा होगा तो स्ट्रेच ज़्यादा होगा, आर्टरीज जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, लेकिन उससे ये सब क्यों हो रहा है, ताकि वो जितना ब्लड फ्लो उसको चाहिए होता है रिक्वायर है वो कांस्टेंट रहे। नेक्स्ट वी विल सी द मेजरमेंट ऑफ द रीनल ब्लड फ्लो। सो मैंने आपको बताया था कि जो बेस्ट वे होता है उसमें मोस्ट अगर तो क्लिनिकली देखा जाए तो मैंने आपको क्या बताया था, क्रेटिनिन होता है, मोस्ट एक्यूरेट और बेस्ट वे जो है वो पैरामाइनो बोरिक एसिड होते हैं, ठीक है। सो बाय द पैरामाइनो बोरिक एसिड नील द 100% ऑफ द एक्सक्रीशन हो जाती है डैट एंटर्स द किडनी इन द वन पास, ठीक है। नेक्स्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ द GFR फिल्ट्रेशन लोड एंड द फिल्ट्रेशन। GFR जो है ml पर मिनट में करते हैं, 20% ऑफ द कार्डिक आउटपुट होता है, नॉर्मल जो है वो 500 से 600 तक होता है। अब देखो फिल्ट्रेशन लोड क्या होता है, फिल्ट्रेशन लोड का मतलब ये, अब अगर एक चीज़ आपने फिल्टर करनी है और उसका लोड, फिल्ट्रेशन लोड का मतलब ये है कि GFR भी है और उसमें प्लाज्मा कंसनट्रेशन, उस सब्सटेंस की प्लाज्मा में क्या कंसनट्रेशन है। अगर तो फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन ज़्यादा होगा तो GFR भी, फिल्ट्रेशन लोड का डायरेक्ट रिलेशन होता है GFR के साथ। अगर फिल्ट्रेशन लोड ज़्यादा होगा GFR भी ज़्यादा होगा, कम होगा तो GFR भी कम होगा। अब फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन का क्या
होता है फ्रैक्शन परसेंटेज ऑफ द रीनल प्लाज्मा फ्लो। फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन का मतलब ये है कि जो सब्सटेंस आपने उस टाइम पे फ़िल्टर हो रहा है, ठीक है। इसमें जीएफआर और प्लाज्मा फ्लो, जीएफआर जो है वो 100 होता है और रीनल प्लाज्मा फ्लो जो है वो 500 होता है, ठीक है। जीएफआर 100 है और रीनल प्लाज्मा फ्लो 500 से 600 तो आपने निकाल दिया, तो 20% जैसे मैंने आपको बताया था इतना ही होता है ना। सो 20% ऑफ द रीनल प्लाज्मा फ्लो इज़ फिल्टर्ड। इसका हमने याद रखना है कि फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन का उसके साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है। नेक्स्ट विल सी द कॉन्सेप्ट ऑफ द जीएफआर। व्हाट इज द जीएफआर? रेट ऑफ द फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड बाय द ग्लोमेरुलाई इनटू द ट्यूब्यूल। सो मैंने आपको बताया था कि सॉरी हाँ ऊपर आई थिंक सो हमने मिक्स किया है ना। जो बेस्ट और मोस्ट एक्यूरेट वे होता है ना वो इनोलिन क्लियरेंस होती है, ठीक है। और जो क्लिनिकल वे होता है ना वो क्रेटिनिन क्लियरेंस होती है। अब हमने देखा था पैरामाइनो प्योरिक से क्रेटिनिन तो सेम है ना, लेकिन अगर क्लिनिकली पूछेंगे तो इसमें क्रेटिनिन आ जाएगा और अगर बेस्ट और मोस्ट एक्यूरेट पूछेंगे तो इनोलिन क्लियरेंस आ जाएगा। अब इनोलिन क्लियरेंस के अंदर मैंने आपको क्या बताया था, क्या होता है कि उसके अंदर जो पैरामाइनो प्योरिक उसके अंदर सेक्रेशन होती थी लेकिन रीअब्सॉर्प्शन नहीं होती। लेकिन जो इनोलिन होता है ना उसकी तो ना सेक्रेशन होती है ना एब्जॉर्प्शन होती है। तो इसमें वो क्या होता है, ये सबसे बेस्ट और मोस्ट एक्यूरेट होता है, जितना डाला उतना ही वो पास हो गया। अच्छा नेक्स्ट पर देख रहे थे हम लोग, हाँ व्हाट हैपन्स टू द जीएफआर एंड द क्रेटिनिन। अगर सीकेडी का पेशेंट है उसमें जीएफआर और क्रेटिनिन को क्या होगा, जीएफआर भी कम होगा और सीकेडी क्रेटिनिन दोनों कम हो जाएंगे। व्हाई द जीएफआर डिक्रीज इन द ब्लड। अगर ब्लड लॉस है तो जीएफआर क्यों कम हो गया, क्योंकि ब्लड वॉल्यूम कम हुआ है, उसमें से जीएफआर भी कम हो जाएगा। नाउ विल सी द स्टार्लिंग फोर्सेज एंड द जीएफआर। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता होना चाहिए कि स्टार्लिंग फोर्सेज क्या, बेसिकली इट्स हाइड्रोस्टेटिक फोर्सेज, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर एंड द ऑन्कोटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ग्लोमेरुलाई में कितना होता है 60 होता है, जो ऑन्कोटिक प्रेशर होता है वो कितना होता है 28 होता है। लेकिन बोमेन कैप्सूल के अंदर जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता है वो 15 होता है। एक बोमेन कैप्सूल दूसरा ग्लोमेरुलर है, ठीक है। नाउ सी द अब जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज हैं उसमें जीएफआर ज़्यादा है। तो अब आपने ये याद रखना है कि अगर दो होती है ना आर्टरीज, एफरेंट है और ईफरेंट है। एफरेंट आर्टरी जब कॉन्स्ट्रिक्ट करती हैं तो क्या होगा, जीएफआर कम हो जाएगा। कॉन्स्ट्रिक्ट की तो जीएफआर कम हो गया, जब वो डायलेट करेंगी तो क्या होगा, जीएफआर जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन ईफरेंट आर्टरीज अगर कॉन्स्ट्रिक्ट करती हैं तो जीएफआर ज़्यादा होता है। ये दोनों का ऑपोजिट है, ठीक है। अब इसमें देखो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज का ऑन्कोटिक प्रेशर क्या होता है कि अगर तो फॉर एग्जांपल प्रोटीन्स ज़्यादा हैं, अगर प्रोटीन ज़्यादा हैं तो इसका मतलब है कि वो अपने अंदर ज़्यादा वो रखती हैं। इसमें क्या होगा कि प्रोटीन्स अगर ज़्यादा हैं तो क्या होगा कि जीएफआर जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है। प्रोटीन्स कम होगी, ग्लोमेरुलर कैपिलरी प्रेशर कम हो जाएगा। अगर एक ग्लोमेरुलर कैपिलरी प्रेशर कम होगा तो जीएफआर ज़्यादा होगा। प्रोटीन्स अगर कम है तो जीएफआर ज़्यादा होगा, ठीक है। अगर प्रोटीन्स कम किस किस में हो सकती है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में, सिरोसिस में हो सकती है, मैल न्यूट्रिशन मैल एब्जॉर्प्शन में हो सकती है। अब बोमेन कैप्सूल हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर में आपने याद रखना है कि अगर बोमेन कैप्सूल का हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ज़्यादा है तो जीएफआर कम है। इसका और जो ग्लोमेरुलर कैपिलरी की ऑन्कोटिक प्रेशर इन दोनों का सेम है, ठीक है। और यूरेटर जो है कंस्ट्रिक्शन होगी ये यूरिनरी ट्रैक की है, तो इसमें क्या होगा कि बोमेन कैप्सूल में अगर कम है तो क्या होगा, जीएफआर भी कम होगा। अब देखो अगर बोमेन कैप्सूल का जो होता है ना ऑन्कोटिक प्रेशर उसको आपने इग्नोर करना होता है, वो जीरो होता है, उसको नहीं आप लिखते। अब अगर इसमें देखो जीएफआर आपने ये फिल्ट्रेशन कांस्टेंट आ गया, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज का प्रेशर आ गया, उसके अलावा बोमेन कैप्सूल का ऑन्कोटिक प्रेशर अगर ग्लोमेरुलर कैपिलरीज का आ गया वो लिख दिया, और जो माइनस जैसे इसको जीरो कंसिडर किया रहता है इसको आप इग्नोर करते हो, इवन आप इसको लिखते भी नहीं हो फॉर्मूलाज में, ठीक है। तो अब आप कैलकुलेट कैसे करती हो जीएफआर को। ग्लोमेरुलर कैपिलरीज का प्रेशर उन्होंने 60 बताया, बोमेन का कितना बताया 12 है, तो 60 माइनस 12 आ गया, और माइनस करेंगे जो है ग्लोमेरुलर कैपिलरीज का ऑन्कोटिक प्रेशर वो है 30, ठीक है। अब आपने इसको माइनस किया तो इसका आंसर आ गया 80। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। अब देखो जो फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन है इसका मैं क्या आपको बताया था, जीएफआर के साथ इसका डायरेक्ट रिलेशन होता है और रीनल प्लाज्मा फ्लो के साथ इसका इन्वर्स होता है। अब आपने इधर देखे ना, बल्कि आप मुझे खुद बताएं, खुद से देखना है। मैंने आपको बताया था कि जो एफरेंट आर्टरियोल्स है जब वो कंस्ट्रिक्ट करती हैं तो जीएफआर कम होता है, लेकिन अगर एफरेंट आर्टरियोल कंस्ट्रिक्ट करती हैं तो जीएफआर ज़्यादा होता है, ठीक है। अब इसमें आपने जीएफआर कम होगा तो क्या होगा कि रीनल प्लाज्मा फ्लो भी कम हो जाता है। लेकिन इसमें आपने याद रखना है कि एफरेंट आर्टरियोल के अंदर दोनों का ऑपोजिट है, जीएफआर ज़्यादा तो रीनल प्लाज्मा फ्लो कम हो जाएगा। और फिल्ट्रेशन फ्रैक्चर के अंदर आपने याद रखना है कि एफरेंट आर्टरियोल के अंदर जब रीनल प्लाज्मा फ्लो कम हो जाएगा तो क्या होगा कि फिल्ट्रेशन फ्रैक्चर ज़्यादा होता है, लेकिन एफरेंट के अंदर ये कांस्टेंट रहता है। अगर डिहाइड्रेशन है, डिहाइड्रेशन का मतलब ये है कि उसके अंदर प्लाज्मा फ्लो कम हो गया, प्लाज्मा फ्लो कम होगा तो क्या होगा कि जीएफआर भी कम होगा, ठीक है। नेक्स्ट पर देखो प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं। अगर प्लाज्मा प्रोटीन जो हैं वो ज़्यादा हैं, प्लाज्मा प्रोटीन मैंने आपको बताया था ज़्यादा तो जीएफआर कम होगा तो जीएफआर ज़्यादा होगा, ठीक है। इसमें आपने फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन जो है ना वो ऑपोजिट रखना है टू द जीएफआर,
ठीक है। उसके बाद यूरेटर की कॉन्स्ट्रिक्शन हो गई है, तो इसमें क्या होगा, कॉन्स्ट्रिक्शन होगी तो जीएफआर कम होगा और फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन भी कम हो जाएगी। वाई द प्रोटीन्स एल्बुमिन नॉट फ्रीली फिल्टर इन द ग्लोमेरुलर। अब प्रोटीन जो है वो फ्रीली फिल्टर क्यों नहीं होती, नॉट एक्सीडिंग है, बिकॉज उसकी जो पार्टिकल्स भी नेगेटिव है और जो ग्लोमेरुलस की बेसमेंट मेम्ब्रेन है ना वो भी नेगेटिव है। ठीक है, तो इसमें आपने याद रखना है एपिनिन सल्फेट होती है, प्रोटीओग्लाइकन होती है। अब प्रोटीन यूरिया क्यों होता है, क्योंकि ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन डैमेज हो जाती है। ठीक है, इफेक्ट ऑफ द कार्डिक आउटपुट्स ऑन द रीनल ग्लोमेरुलर। अब रीनल ग्लोमेरुलर कैपिलरी प्रेशर पर क्या इफेक्ट आएगा, कार्डिक अगर तो कार्डिक आउटपुट ज़्यादा होगी तो क्या होगा, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज का प्रेशर भी ज़्यादा होगा, और अगर कार्डिक आउटपुट कम होगी, कार्डिक आउटपुट ज़्यादा है तो ग्लोमेरुलस की कैपिलरीज का प्रेशर भी ज़्यादा है, और अगर कार्डिक आउटपुट कम है तो क्या होगा, ग्लोमेरुलस की कैपिलरीज का प्रेशर भी कम होगा। ठीक है, फिर एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन द क्वेश्चन कमेंट सेक्शन। ओके, अल्लाह हाफिज़।